गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप। तो हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कल स्टार्ट किए थे। वन शॉट वाला टॉपिक, वन शॉट ना बोलिए इसको, 3 शॉट बोलिए। 3 शॉट में हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर खत्म करने वाले थे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने हीट क्या होता है समझा था, टेम्परेचर क्या होता है। ओके, टेम्परेचर के कारण एक्सपेंशन होता है, वो सारे देखे थे। तीनों एक्सपेंशन देखे थे, लीनियर, वॉल्यूमेट्रिक, क्यूबिकल और सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन, ये तीनों देख लिए थे। फिर हमने टेम्परेचर का जो स्केल्स होते हैं वो सारे स्केल्स देखे थे। उसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे, वो देखे थे। टेम्परेचर होता क्या है ये सब हम देख चुके थे। आगे हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज समझेंगे हीट के बारे में सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होता है कि हीट होता क्या है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ट्रांसफर करता है या ट्रेवल करता है। ओके, अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो तो हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। ओके, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया तब हीट ट्रेवल करेगा। हीट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर है, किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो उससे हीट जिसके पास टेम्परेचर कम हो उसके पास ट्रांसफर होता है। कब तक होता है? जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। ओके, इसी कारण चाय कूल डाउन हो जाती है सम टाइम बाद, क्योंकि चाय के अंदर, कप के अंदर जो चाय रहता है उसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है। तो चाय कूल डाउन होती है कब तक? जब तक कप का टेम्परेचर, चाय का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। इतनी नॉलेज हमें हीट के बारे में तो ऑलरेडी है, हम बचपन में पढ़े। हीट को एक डिवाइस से मेजर किया जाता है, उस डिवाइस का नाम होता है कैलोरीमेट्री। और हीट का ऐसा यूनिट होता है कैलोरी। 1 कैलोरी में 4.18 जूल, अप्रॉक्स 4.2 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होता है और 4180 जूल होता है। ओके, इतना हमें नॉलेज होनी चाहिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सब हम देख चुके थे। चलिए, यहाँ आने से पहले थोड़ा सा एक खोल लेने दीजिए, ओपन कर लेने दीजिए। ओके, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, बात यही है, हीट को मैं बता चुका था। ओके, ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ओके, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, यूनिट जूल कैलोरी, 1 कैलोरी 4.18 जूल। ये बातें मैं आपको कर चुका था, आपसे हो चुका था, मैं अभी भी ये बातें बता चुका हूं आपको। ओके, चलिए, नो प्रॉब्लम। ओके, मान लीजिए 1 ग्राम वाटर है, इसको 1 कैलोरी हीट दीजिएगा तो ये 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गेन कर लेगा। और प्रेशर सेम होना चाहिए, प्रेशर का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। रिजल्ट ऑफ हीटिंग, अगर आइस को हीट करोगे तो मेल्ट करके वाटर बनेगा, और वाटर को हीट करोगे तो वेपराइज हो जाएगा। ओके, और 3 होता है, मेल्टिंग, वेपोराइजेशन और सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मींस कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए। ओके, राइज इन टेम्परेचर का नॉर्मल टेम्परेचर, इसको हीट दोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है समझते हैं। ओके, हीट प्रोड्यूस इन अ सिस्टम, a mechanical work done in it if W produce the same temperature change as a heat। तो W होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट, W इक्वल टू JH। ओके, J क्या होता है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्वेश्चन में केवल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट दे देगा, इसे बोला जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। Okay, J represent the amount of work done required to raise the temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius। Mechanical equivalent of heat होता है कि amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius is known as mechanical equivalent of heat। Okay, got my point? चलिए
हीट एंड वर्क आर इक्विवेलेंट, हीट को ही वर्क में कन्वर्ट किया जाता है या वर्क को ही हीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर मैं इसको वर्क किया तो हीट का प्रोडक्शन होगा ना, हाथ को अगर रब किया फ्रिक्शन के कारण हीट का प्रोडक्शन होगा। तो मैंने कुछ मैकेनिकल वर्क किया और मैकेनिकल वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया। ओके, मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस हीट या हीट प्रोड्यूस वर्क। ओके, कार का इंजन क्या होता है, हीट होता है, वर्क करता है। चलिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, यहां पे बढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टू रेज द टेम्परेचर by 1 डिग्री सेल्सियस, Q is directly proportional to EM, Q is directly proportional to T। एक बात समझिए, आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं। जितना हीट दोगे उतना ही चेंज इन टेम्परेचर होगा। ओके, मान लीजिए थोड़ा सा हीट दिए तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करेगा, कुछ ज्यादा हीट दे दी तो ज्यादा टेम्परेचर राइज करेगा। ओके, जो Q होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, ओके, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं S। ओके, और S क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज इन टेम्परेचर मास हीट। ओके, अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एस कहीं सी भी डिनोट किया जाता है, या सी। It is amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius is known as a specific heat capacity। आते हैं, the amount of heat required to by a unit mass of a substance to raise its temperature by 1 degree Celsius is called a specific heat capacity। Okay, specific heat capacity का यूनिट देखेंगे, CGS यूनिट देखेंगे। ओके, और बातें समझेंगे। Q बराबर आया, वी गॉट द Q इक्वल टू MS डेल्टा T। S इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। SI यूनिट का बात किया जाए तो हीट का होता है जूल, मास का होता है केजी, टेम्परेचर का होता है केल्विन। तो जिसे हम ये भी लिख सकते हैं जूल पर केजी पर केल्विन। CGS यूनिट हो जाएगा, इसका CGS यूनिट इज, जूल का होता है अर्ग, ओके, केजी का होता है ग्राम, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही रहेगा। ओके, डायमेंशन का बात किया जाए तो अगर मैं इधर डायमेंशन लिखना चाहूँ हीट का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो जूल का होता है ml स्क्वायर T-2, ये तो जूल का हुआ। केजी का हुआ
m-1 टेम्परेचर का हुआ थीटा, तो m तो कैंसिल हो जाएगा, L स्क्वायर T-2 थीटा -1, ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशंस। ये बातें हमें याद होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। ओके, 1 ग्राम सब्सटेंस का अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना हो, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कुछ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होते हैं जैसे आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल। ओके, इनमें देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? डेल्टा टी। टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। डेल्टा टी क्या हो जाएगा? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो चेंज इन टेम्परेचर 0 हो गया। चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्यू एस बराबर आया था Q अपॉन M डेल्टा टी। ये कितना दे देगा? इन्फिनिटी दे देगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनाइट होता है। ओके, एक और प्रोसेस होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, the process in which change in heat is constant, 0। हीट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। चेंज इन हीट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, हीट का चेंज क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो S बराबर कितना आ गया? डेल्टा क्यू अपॉन MS डेल्टा टी, सॉरी M डेल्टा टी। टेम्परेचर का तो चेंज होगा लेकिन हीट का ट्रांसफर 0 हो जाएगा, जिस करने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 हो जाएगा। ये बातें आप एकदम ध्यान में रखिएगा। आइसोकोरिक और आइसोबोरिक प्रोसेस हीट पे डिपेंड ही नहीं करता है। ओके, क्या आ गया यार? ओके, ये लिखा हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी 0 तो S इंफिनिटी, एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू 0 तो S 0। आगे बात करते हैं। ओके, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 20 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ गया? डेल्टा टी का वैल्यू आ गया यहाँ पे डेल्टा टी 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, मास 1 kg। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ओके, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ओके, अगर बात किया जाए जिसे हम लोग 1000 कैलोरी पर केजी पर केल्विन भी लिखते हैं। ओके, तो अब सारा वैल्यू लिख दीजिएगा। Q इक्वल टू MS डेल्टा टी, आपको आंसर मिल जाएगा। 20 कैलोरी के आसपास आएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। ओके, सिंपल सी बात है। ओके, अब बात करते हैं हीट कैपेसिटी का। हीट कैपेसिटी थोड़ा सा और डिटेल में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देख लिया। अभी हीट कैपेसिटी, द क्वांटिटी ऑफ हीट नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ यूनिट चेंज इन टेम्परेचर फॉर द गिवन मास ऑफ अ मटेरियल। अगर कोई मटेरियल है या कोई सब्सटेंस है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, मास नहीं दिया हो, ओके, उसका 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो उसे बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होगा? MS डेल्टा MS हो जाएगा। Q इक्वल टू यहाँ पे
Q इक्वल टू कितना हो जाएगा ms, और AS हीट कैपेसिटी है ना कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ओके तो कितना हो जाएगा C इक्वल टू ms। ओके 1 डिग्री यूनिट करना है जूल, जूल m डेल्टा T हो जाएगा, सॉरी S डेल्टा T हो जाएगा। ओके S डेल्टा T, तो आप देखिए जूल पर केल्विन आया। ओके यूनिट कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं वाटर इक्विवेलेंट। ओके वाटर इक्विवेलेंट आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अमाउंट ऑफ वाटर that is required to consume the same quantity of heat as the substance does for a unit rise in a temperature. Okay, सुनिएगा, amount of water that is required to consume the same amount of same quantity of heat as the substance does for unit rise in temperature. Okay, देखो हम कितना वाटर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर, सेम क्वांटिटी कितना का अमाउंट ऑफ वाटर ले कि किसी अदर सबस्टांस का वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर दे। ओके अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रिक्वायर्ड टू कंज्यूम द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट एज द सबस्टांस डज फॉर यूनिट राइजिंग। मान लीजिए मैं एक अदर सबस्टांस में हूँ, सुनिएगा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट, अगर मान लीजिए कोई सबस्टांस है, ओके उसको हीट करने के लिए 4 kg लिया गया। ओके उसका 4 kg का हीट किया गया, कुछ टेम्परेचर बढ़ा, सर्टेन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, 4 kg कोई हम सबस्टांस लिए। ओके तो उतना ही कितना वाटर ले कि उस बॉडी का 4 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर इंक्रीज कर दे। समझ में आया? मान लीजिए 10 kg वाटर 40 kg आइस के इतना हीट, 10 kg आइस को, सुनिए फिर से मैं समझा रहा हूं, फिर से लेट्स एज्यूम वाटर इक्विवेलेंट, अमाउंट ऑफ वाटर required to increase the same unit, same number, same times temperature of any other object. Okay, any other object, यहाँ पे देखिएगा amount of water that is required to consume the same quantity of heat as the substance does for unit rise in temperature. Okay, सेम क्वांटिटी ऑफ हीट, कितना हीट लेगा वाटर कि किसी अदर ऑब्जेक्ट का उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, वही क्या हो जाता है वाटर इक्विवेलेंट हो जाता है। ओके अब देखिए वाटर इक्विवेलेंट, मान लीजिए वाटर का कोई सबस्टांस है जिसका मास है m, ओके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है s, हम इसमें वाटर लिए, इसमें मैंने क्या लिया हूँ वाटर लिया। ओके वाटर का मास है mw लिख देते हैं, स्पेसिफिक हीट sw लिख देते हैं। ओके इसका भी स्पेसिफिक हीट लिख ले देता हूं मैं, इसका s है, ओके सबस्टांस है। अब सुनिएगा इसमें भी डेल्टा टी का टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, इसका भी डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट ए लेगा, तो ये कितना लेगा क्यू कितना लेगा ms डेल्टा टी। ओके वाटर उतना ही लेना है इसको भी, इसलिए कितना लेगा क्यू वाटर के लिए कितना चाहिए m वाटर का s वाटर का डेल्टा टी। ओके इतना ही चाहिए। अब दोनों को इक्वल कर दीजिए, लेट्स इक्वेट ms डेल्टा टी mw sw डेल्टा टी। ओके डेल्टा डी गेट कैंसल। ओके तो स्पेसिफिक मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा ms अपॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, यही होता है वाटर इक्विवेलेंट। दिस इज क्या है वाटर इक्विवेलेंट। सुनिएगा अगर कोई सबस्टांस जिसका मास है m स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s, इसका टेम्परेचर राइज करके डेल्टा टी कर देना है।
और अदर वाटर लिया है जिसका मास ऑफ वाटर दिया है, इस वाटर का स्पेसिफिसिटी SW से लिखे, इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज करके डेल्टा टी करना है। तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए कि इसके इतना हीट वो भी प्रोड्यूस कर सके। ओके, उसी को बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। मास ऑफ वाटर MSSW, MW is the water equivalent of the substance, MW is the water equivalent of substance। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, घबराने की कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन में दिया रहेगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फेज चेंज, ओके, फेज तीन तरह के चेंज होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट करता है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, या गैस पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा फिर लिक्विड से सॉलिड में जाएगा। अगर देखिए ओके, सॉलिड लिक्विड में बन रहा है तो इसमें ए मेल्ट करेगा टेम्परेचर से, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, अगर लिक्विड को थोड़ा सा हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, वेपर में, बॉइलिंग पॉइंट में वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहां पे क्या लगेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, और गैस बन गया। तो यहाँ पे जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन करते समय हमें हीट लगेगा Q इक्वल टू M इंटू LF। ओके, यहाँ पे जो Q लगेगा M इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब सुनिएगा, मैं अच्छे से कर रहा हूं। बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। होता क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सॉलिड इनटू लिक्विड। ओके, लिक्विड सॉलिड को अगर लिक्विड में चेंज करने में जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगा उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है वाटर का 80 कैलोरी। ओके, लेटेंट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, Q इक्वल टू MLF कर दीजिए ना, तो LF क्या हो जाएगा, Q/M कैलोरी पर kg। ओके, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सॉलिड इनटू लिक्विड। ओके, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना पड़ेगा या फेज चेंज करना पड़े विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ओके, ओनली फेज चेंज होगा, ओनली फेज चेंजेस, केवल फेज चेंज होगा, इसी को बोलते हैं। ओके, 80 कैलोरी पर केजी होता है वाटर के केस में। ओके, आइस को अगर हमें लिक्विड बनाना हो, वाटर बनाना हो, तो हमें मिनिमम आइस अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी एग्जिस्ट करता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 80 कैलोरी पर केजी हीट सप्लाई करना ही पड़ेगा। ओके, समझ में आया। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ वन सबस्टांस, चेंज द फेज ऑफ सबस्टांस। ओके, और सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो उस समय हमें बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब अगली बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कथा है मेरे the amount of heat required change liquid into गैस। ओके, लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई लिक्विड है,
ये क्या है, अपना लिक्विड है। इसको हीट सप्लाई करें तो लिक्विड से क्या बन जाए, एक गैस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें कुछ हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ओनली फेज चेंज करना है, नो टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर का चेंज नहीं करना है, केवल फेज का चेंज करना है। तो हमें हीट देना पड़ेगा और हीट, उस हीट को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फॉर वाटर, वाटर के केस में, वाटर के लिए लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 540 कैलोरी पर केजी। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन Q बराबर होता है M इंटू LV। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। समझ में आया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। ओके, केवल फेज चेंज करना है। अगर आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में ही कन्वर्ट करना है, तो हमें लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देना पड़ेगा। और कितना वो हीट देना पड़ेगा, 80 कैलोरी पर केजी या पर ग्राम। और उसी को एक और बात समझिएगा, अगर 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड को 100 डिग्री सेल्सियस गैस में ही कन्वर्ट करना है, फेज की चेंज करनी है, ना कि टेम्परेचर राइज करना है बॉडी का, तो हमें लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देना पड़ेगा। व्हाट माय पॉइंट? ओके, आते हैं इधर। ओके, आइस क्यूब को वाटर में कन्वर्ट करना है तो हमें ऑलरेडी बता चुका 80 किलो कैलोरी पर केजी देना पड़ेगा। ओके, और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना था 540 कैलोरी पर केजी या कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम या 540 कैलोरी पर केजी, 80 कैलोरी पर ग्राम। समझ में आया? आगे कंटिन्यू करते हैं। टेम्परेचर हीट कर्व फॉर वाटर। ओके, अब देखिए एक कर्व दिया गया, तो यहाँ से देखते हैं। यहाँ तो पहले -25 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस था, फिर -25 डिग्री से हम 0 डिग्री सेल्सियस पे ले गए। ओके, वहां पे हमें केवल अब आइस ही रहा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस ही रहा। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस है, अगर और हीट देंगे कितना, 80 कैलोरी के पर ग्राम के हिसाब से अगर हीट देंगे तो ये वाटर में कन्वर्ट होगा। और वाटर कितने पे रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ लेकिन टाइम लगा। ओके, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम लगा, फिर हीट दिए तो क्या हुआ, वाटर से इसका टेम्परेचर राइज हुआ 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब यहाँ पे हम लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देंगे कितना, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो अब यहाँ से क्या कन्वर्ट होना शुरू करेगा, स्टीम बनेगा, गैस बनेगा। फिर गैस से हम आगे हीट देंगे तो टेम्परेचर होगा। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का तो 1 होता है, आइस का 0.5 होता है और सॉल्ट स्टीम का होता है 0.48, जिसे हम लोग 0.5 भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही बात लिखा हुआ है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी वाटर का ज्यादा होता है आइस से, और आइस का ज्यादा होता है स्टीम का। ओके, इसलिए वाटर को ज्यादा हीट चाहिए, ज्यादा हीट लेता है आइस में कन्वर्ट करने के लिए, और आइस ज्यादा हीट लेता है, सॉरी स्टीम ज्यादा हीट लेता है, और स्टीम आइस से ज्यादा हीट लेता है, और आइस वाटर से ज्यादा हीट लेता है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से ज्यादा होता है। कैलोरीमेट्री। ओके, कैलोरीमेट्री क्या होता है, हम पढ़ते हैं कैलोरीमेट्री सिस्टम को अगर हीट देंगे, सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करेगा। ओके, एनर्जी एक्सचेंज होगा। ओके, द साइंस एसोसिएटेड विद डिटरमिनिंग द चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बाय मेजरिंग हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। ओके, स्टीरियर है, घुमाइए, थर्मोमीटर है, वुडन चेंबर होता है। देखिए कंस्ट्रक्शन है कैलोरीमेट्री का। ऑब्जेक्ट को रखिए। अच्छा, अब एक आता है लॉज ऑफ मिक्सचर या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। लॉज ऑफ मिक्सचर या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है वो देख लेते हैं। लॉज ऑफ मिक्सचर या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। Heat loss by hot body is
इक्वल टू हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी अपना हीट लॉस करेगा और कोल्ड बॉडी हीट गेन करेगा। अगर मान लीजिए आप एक गर्म चीजों को रख देते हैं, चाय, तो चाय क्या करता है, अपना हीट लॉस करता है सराउंडिंग को, सराउंडिंग कोल्ड बॉडी होता है, कब तक करते रहता है, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। ओके, मान लीजिए एक बात बताइए, सिंपल सी बात बताइए, हमने 10 लीटर गर्म पानी लिए। ओके, और उस 10 लीटर गर्म पानी को हम लोग 20 लीटर ठंडे पानी में मीट कर दिए। अगर मान लीजिए एक इसमें क्या है, एक हॉट बॉडी है, ये वाटर है। ओके, अभी इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, और यहाँ पे एक वाटर है 18 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, T2 है और ये T1 है। ओके, अब दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों को मिक्स किए तो देखिए ये तो हीट लॉस करेगा और ये हीट गेन करेगा। ये कौन सा है, ये हॉट बॉडी है और ये कौन है, कोल्ड बॉडी है। ओके, तो अब इसको जब मिक्स करेंगे तो इसका टेम्परेचर T आएगा और वो T टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी से तो ज्यादा होगा और टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी से कम होगा ना। इसका टेम्परेचर 80 डिग्री और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। वो मास पे डिपेंड करता है कितना होता है, वो सब हम देखेंगे। हीट कौन लॉस करता है, हीट कौन गेन करता है, ये सब सारी बातें देखेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या लॉज ऑफ मिक्सचर क्या चीज पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा कैलोरीमेट्री, थर्मल प्रॉपर्टीज, ये सब सारे खत्म कर देंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आ जाओ छोड़ी।